बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जैसे हम अपना जो है केस को आगे बढ़ाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमारा टीथ सेटअप जो है वो हो गया है। उसके बाद अब हमने क्या करनी है, वो डिवेक्सिंग करनी है, जो हम सिंपल बॉइलिंग जो है वो वाटर बाथ में करते हैं। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उस फ्लास्क को जो है उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग हम किससे करते हैं, जो हमारे पास हीट क्योर रेजिन होता है। बेसिकली वो हीट क्योर रेजिन क्या होता है, वो हमारे पास एक पॉलीमर होता है। तो उस पॉलीमर को पढ़ने के लिए अब हम अगला चैप्टर कौन सा पढ़ें, सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ें। पॉलीमर्स में सबसे पहले आपको पॉलीमर्स और मोनोमर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की हमारे पास एक टाइप की आती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो इसकी टाइप है, और आगे जो भी डिस्कस किया वो बेसिकली इसको ही डिस्कस किया है। यहाँ पे बच्चों जो भी आपके पास ये हमारे पास जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं इनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये बीसीक्यूज में पूछ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिशन रिएक्शन में जो है वो हमारे पास जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हमारे पास एक्टिवेशन, इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये बीसीक्यूज में जो है ये लाजमी बीसीक्यूज में जो है ये पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बात वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक इनिशिएटर और एक एक्टिवेटर का नाम लिखा हुआ है। आई गेस इनिशिएटर जो है वो बेंजोइल पर ऑक्साइड है, और एक्टिवेटर जो है वो एन डाइमिथाइल पीटोलिडीन है। फिर भी ना आप लोग यहाँ पे कंफर्म देख लीजिएगा कि एक्टिवेटर कौन सा और इनिशिएटर कौन सा है, लेकिन एक बेंजोइल पर ऑक्साइड और एक एन डाइमिथाइल पीटोलिडीन है, क्योंकि ये जो है नाम पूछे जाते हैं। और ये नाम अगर अभी याद कर लोगे ना, तो आगे हमारे पास जितने भी पॉलीमर्स होंगे उसमें हमारे पास जो भी एक्टिवेटर या जो भी इनिशिएटर जो है वो हम यूज़ करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट यही होते हैं। तो बेंजाइल पर ऑक्साइड यूज़ हो रहा था, या एन डाइमिथाइल पीटोलिडीन यूज़ हो रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोपेगेशन। यहाँ पे इन्हीं स्टेप्स को जो है वो हमारे पास आगे थोड़ा सा डिटेल में करके लिखा हुआ है। प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में थोड़ा फोकस करना है कि टर्मिनेशन जो है, यानी कोई भी रिएक्शन हमारे पास स्टॉप कैसे हो जाता है। जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो उसके रीजन लिखे हुए हैं। या तो हमारे पास मोनोमर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी जितने भी मोनोमर्स उस रिएक्शन में वो सारे खत्म हो जाए, तो हमारे पास आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ही नहीं करेगा। या दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है डेड पॉलीमर बचा। अब ये डेड पॉलीमर कैसे बनेगा बच्चों, फर्स्ट करें कि एक चेन जो है वो हमारे पास चल रही है, और जब तक उसके पास फ्री रेडिकल है वो हमारे पास रिएक्शन करती जाएगी। लेकिन एक दूसरी चेन आई और उस चेन ने जो है उसको फ्री रेडिकल ले लिया, तो ये चेन जिसके पास से फ्री रेडिकल चला गया वो क्या बन गया, हमारे पास डेड पॉलीमर बन गया। यानी वो अब आगे फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता। तो यानी वहाँ पे जो है हमारे पास सेसेशन हो गई किसी भी रिएक्शन की, तो इसको हम कहते हैं डेड पॉलीमर। यहाँ पे जो बच्चों क्रॉस ब्रांचिंग और चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग की ना डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, एवा में जो है वो लाजमी पूछते हैं। इस वाली पिक्चर को अच्छे से देख लेना, ये आपके ऑस्पी में आ सकती है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो आपको डेड पॉलीमर के बारे में बताया कि कोई भी हमारे पास जो डेड पॉलीमर है वो कैसे बन सकता है। कि ये हमारे पास एक ग्रोइंग चेन है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो एक डेड पॉलीमर चेन है। यानी इसमें कोई भी अब एक्टिव साइट नहीं रही जहाँ से हमारे पास जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड करे। और ये हमारे पास इसके बराबर में ही एक ग्रोइंग चेन है, यानी इसका फ्री रेडिकल इसके पास ही है, जो फर्दर हमारे पास रिएक्शन जो है वो करते जा रहा है। फिर क्या होगा कि इस ग्रोइंग चेन का जो फ्री रेडिकल है वो कौन ले लेगा, ये डेड पॉलीमर ले लेगा। तो जब इस डेड पॉलीमर ने इसका फ्री रेडिकल अपने पास ले लिया, तो ये चेन क्या बन गई, ये चेन बन गई एक डेड पॉलीमर। और चूंकि इस वाले पॉलीमर ने इसके फ्री रेडिकल ले लिया, तो अब यहाँ पे इसकी क्या बन गई, एक एक्टिव साइट बन गई। तो यहाँ पे क्या शो करें कि एक न्यू एक्टिव साइट बन गई। अब जब यहाँ पे न्यू एक्टिव साइट बनी है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो यहीं से करेगा। तो जब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, एक ब्रांच बन गई। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास जो है वो ब्रांचिंग जो है वो होती है किसी भी चेन की। ये तरीका है हमारे पास चेन ब्रांचिंग बनने का, ठीक है। अब चेन ब्रांचिंग जब तक हमारे पास ब्रांचेस बनती जाएंगी बच्चों, तो या तो वो आपस में खुद ही क्रॉस लिंक हो जाएगी, या फिर कभी कभार हम उसमें जो है वो मैन्युफैक्चरर कोई क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाल देता है मोनोमर में, कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो तो वो आपस में खुद ही जो है वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक करती रहे, और इसी तरह जो है वो हमारे पास क्रॉस लिंकेज बनते रहे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको तो वैसे पता है कि हमारे पास जब भी कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने बताया था, अब यहाँ पे क्या हमारे पास शोर है, यहाँ पे बस एक्स वाई शोर है, जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगा। अब हो सकता है कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जो हमारे पास पूरी ऐसे ही ABCD की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई, लेकिन आगे एक बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ, और आपसे नीचे पूछा जाए कि ये हमारे पास कौन सी टाइप की पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो आपको ये नोटिस करके बताना होगा। अच्छा, पीछे एक बार बताना भूल गई कि यहाँ पे जो हमारे पास ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स है ना बच्चों, ये लाजमी पढ़ के जाना है। ये पूछते हैं एमसीक्यूज में कि जब हमारे पास मोनोमर होगा तो उसका पॉलीमर हमारे पास आगे क्या बनेगा।
अच्छा, फिजिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास यानी मोनोमर से पॉलीमर्स बन रहे होते हैं तो उस वक्त फिजिकल चेंजिंग में मतलब फिजिकल चेंजेस क्या क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उस वक्त की जो भी हमारे पास फिजिकल चेंजेस है वो यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला क्या है फेस चेंज, दूसरा हमारे पास क्या है टेम्परेचर चेंजेस, और तीसरा हमारे पास क्या है डायमेंशनल चेंज। तो तीन चेंजेस हमारे पास आते हैं। तो इसको आपने गौर से पढ़ना है और इसमें समझना है कि क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज में जो यहाँ पे हमारे पास फेस चेंज जो डिस्कस किया हुआ है यानी उसकी फेस में चेंज आ सकता है। जैसे अगर आपने नॉर्मली कभी भी हीट के साथ काम किया हो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि वो आप जो है वो एक हमारे पास लिक्विड पाउडर का मिक्सचर बनाते हैं। वो हमारे पास जो भी लिक्विड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के हमारे पास रिजिड होता रहता है। तो बच्चों वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस तरह जो है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहती है, फिर वो हमारे पास रिजिड होता है और फिर आखिर में वो हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसमें फेस चेंज होता है। अब पढ़ लेते हैं हम टेम्परेचर चेंजेस की। टेम्परेचर हमारे पास किस तरह चेंज होता है किसी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। जैसे बच्चों सेल्फ क्योर हो या हीट क्योर हो, दोनों मोनोमर से पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं, दोनों में पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है। तो अगर अब आप जब भी कभी सेल्फ क्योर या हीट क्योर से काम करें, हीट क्योर में तब ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो आप फ्लास्किंग में पैकिंग करके उसको क्योरिंग के में डाल देते हैं वाटर बाथ में। और जब आप तो आप इसको ऑब्जर्व किस में करेंगे, आप इसको सेल्फ क्योर में ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप सेल्फ क्योर से काम कर रहे होते हैं तो जब भी उसकी जो है वो स्टेज फेस चेंज हो रहा होता है, वो सॉलिड में आ रहा होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीट गर्म हो रहा होता है, तो उसमें हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर चेंज में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमारे पास जो है वो हीट रिलीज कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर चेंज। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम डायमेंशनल चेंजेस पे आते हैं। लास्ट में हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। ये वाले जो टेम्परेचर है ये बच्चों आपको लास्ट भी पता होने चाहिए। और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की तो डेफिनेशन भी वाइवा में पूछते हैं। यहाँ पे एक आखिरी बात बता दी चलूँ कि बस हमारे पास जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ना वो हमारे पास क्रॉस लिंकिंग और ब्रांचिंग से जो है वो रिलेट होता है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन आप इसको ज़रूर इसमें देख के पढ़ लेना कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। कि मतलब अगर आई थिंक क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको तुम लोग लास्ट में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।